नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी अनिकेत सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अनिकेत। प्रथम मिलन की खुमारी अभी आँखों से उतरी नहीं थी। वीरेश ने अलस भाव से फिर एक बार मृणाल को अंक में भर लेना चाहा, पर उसका हाथ खाली बिस्तर टटोलता रह गया। उसने अपनी उनिंदी आँखों से अपने आसपास देखा, फिर आहट ली तो पता चला बाथरूम से नल की आवाज़ आ रही है। उठकर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद सद्य स्नाता मृणाल गाउन पहनकर बाहर आई। फिर उसका मन एक बार मचल उठा, पर नई नवेली पत्नी ने उसे सख्ती से परे कर दिया। मन मारकर वह बैठा टुकुर टुकुर उसे देखता रहा। पहले मृणाल ने अपने गीले बाल संवार लिए, हल्का सा मेकअप किया, माथे पर बिंदी सजाई, फिर मांग भरी, फिर बड़े जतन से तहा कर रखी हुई साड़ी पहनने लगी। पत्नी को यूं सजते संवरते देखना वीरेश का पहला अवसर था। क्षण क्षण बदलते उसके रूप को देखकर वह विस्मय विमुग्ध हो रहा था। जब ठीक से तैयार हो चुकी तो पायल पहनते हुए मृणाल ने पूछा, सुनो, वह जो आया बाई है ना? कौन आया बाई? वही कल दीदी ने जिनके पैर पड़वाए थे। यह कहा था, यह हमारी माँ समान है, वीरू को इन्होंने ही पाला है। वह आया बाई नहीं है, उन्हें हम जिया कहते हैं। हाँ, वह जो भी हो, मैं यह पूछ रही थी, क्या उनके भी पैर छूने होंगे? मतलब? मम्मी ने कहा था सुबह नहा धोकर बड़ों के पैर पड़ना। देखो, इस समय तो जिया अपने घर पर होंगी, उनसे सामना होने की संभावना नहीं है। अगर हो भी तो उनके पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रणाम श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। जिनके प्रति श्रद्धा न हो उन्हें प्रणाम करना बेमानी है। नई नवेली पत्नी ने उसे घूर कर देखा और मुंह फुलाकर बाहर चली गई। तब उसे एहसास हुआ कि उसका स्वर कुछ तल्ख हो गया था। बुरा भी लगा। मधुयामिनी की सुबह बिना वजह कसैली हो गई थी। विशाखा दीदी हफ्ते भर साथ थी तो बड़ा सहारा था। वे ही मृणाल को सबसे परिचित करवाती रहीं, नाते रिश्ते समझाती रहीं, उसके कर्तव्यों के लिस्ट थमाते हुए पापा के स्वभाव के बारे में, वीरू की आदतों के विषय में बताती रहीं। वीरू ने दीदी से कहा, एक बार फुर्सत से बैठकर मृणाल को जिया के बारे में सब बता दे, शायद वह समझ ले कि उन भाई बहनों के लिए जिया क्या है। दीदी ने सचमुच एक दिन मृणाल को पास बैठाकर पूरा वृत्तांत सुनाया। माँ की मृत्यु के समय विशाखा 5 वर्ष की और वीरेश मात्र 2 महीने का था। 70 साल की दादी तो इस आघात से एकदम बौखला गई थी। उनकी उम्र बच्चे पालने की नहीं थी। उनका जप जाप सब छूट गया। वे पूरी तरह हाँफने लगी। बेटा अभी दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था और कौन नई दुल्हनिया इस दुधमुहे बच्चे का भार उठाती। फिर दादी ने मुंशी जी की 17 वर्षीय बाल विधवा को बुलवाया। वह उनकी बहन थी और बच्चा उसकी गोद में डाल दिया। कह दिया, आज से यह बच्चा तुम्हारा हुआ। इसे पाल पोस कर बड़ा करो और मुझे चैन से राम नाम लेने दो। दादी ने यह काम मुफ्त नहीं करवाया, जिया के लिए एक निश्चित रकम भी बांध दी। यही नहीं, विशाखा के साथ उसे पढ़ने भी बिठाया ताकि आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दादी का विचार था कि बच्चों की ओर से निश्चिंत हो जाने पर बेटे की दूसरी शादी के लिए राजी कर सकेंगी, पर इस मोर्चे पर वे असफल रहीं। वीरू 10 साल का था जब दादी ने इस संसार से विदा ली। उसे अपनी माँ याद तो नहीं थी, पर दादी की मृत्यु उसके मन को झकझोर गई। अगर जिया पास न होती तो वह टूट ही जाता। दादी की मृत्यु के बाद भी
जिया की पढ़ाई बदस्तूर चलती रही। उन्होंने विशाखा के साथ ही मैट्रिक पास किया। इसके बाद विशाखा पढ़ाई के लिए हॉस्टल चली गई और जिया की पढ़ाई में विराम लग गया। यथावकाश ब्रिजेश ने भी हाई स्कूल पास किया। वह भी हॉस्टल चला गया, पर छुट्टियों में घर आने की ललक दोनों बच्चों में बनी रही और इसका एक कारण जिया का अकृत्रिम स्नेह भी था। दीदी की शादी के तो पूरी तैयारी जिया ने ही की थी। मामी, मौसी, बुआ, चाची यह सब लोग तो समय पर आई थी। इससे पहले ही सब कुछ चाक चौबंद था। नेंग दस्तूर का सारा सामान खरीदने से सजा हुआ था। सब पर बाकायदा चिट्ठी लगी हुई थी। दीदी का संदूक खुद अपने हाथों से तैयार किया था। भंडार घर में हर सामान मौजूद था। बिना चुना कुटा पिसा हर डिब्बे पर चिट लगी हुई थी। मेहमानों के नाश्ते का पूरा सरंजाम था। कांच की बरनियों में सजा हुआ था। मेहमानों की आमद शुरू होते ही जिया ओट में हो गई थी, पर सारी तैयारी ऐसी परिपूर्ण थी किसी को आभास तक नहीं हुआ कि लड़की की मां नहीं है। यही हाल वीरू की शादी में रहा। नेपथ्य में रहकर जिया ने व्यवस्था की पूरी बागडोर संभाली थी। किसी को चाहे कुछ भी पता ना हो, पर दोनों बच्चे जानते हैं कि जिया ने उनके लिए क्या किया है। हारी बीमारी में उनके लिए रात रात जागी है। उनकी भूख प्यास का हिसाब रखा है। उनको स्वेटर्स बनाकर पहनाए हैं। उनके लिए तरह तरह का नाश्ता बनाकर हॉस्टल में भेजा है। उनको उठने बैठने का, पहनने ओढ़ने का, बोलने का सलीका सिखलाया है। संक्षेप में यह कि वह सब किया है जो एक माँ करती है। इसीलिए भी दोनों बच्चे उन पर जान छिड़कते हैं। विशाखा भावुक होकर पूरी कथा सुनाती रही और मृणाल तटस्थ भाव से सुनती रही। उसके चेहरे पर एक ऊब, एक खींच थी जो विशाखा की नज़रों से बच ना सकी। उसने भाई से कहा भी, बेकार तुमने मुझसे सारी रामायण कहलवाई। जिया के प्रति मृणाल का उपेक्षा का, अवज्ञा का भाव वैसा ही बना रहा। विशाखा दीदी को यहाँ से सीधे अमेरिका उड़ना था, इसलिए ब्रिजेश ने अपने हनीमून ट्रिप स्थगित कर रखी थी। दीदी की विदाई के बाद वे लोग गोवा जाएंगे और वहाँ से सीधे भोपाल अपनी नौकरी पर, यही तय हुआ था। विदाई वाले दिन पहली बार जिया ने उन लोगों के कमरे के बाहर खड़े होकर हौले से आवाज़ दी। मृणाल का चेहरा एकदम तन गया था, फिर भी वह चुपचाप बाहर आकर खड़ी हो गई। सुनो, जरा अपने सुहाग भरे हाथों से दीदी का रोली टीका तो कर दो और नारियल सुपारी से उनकी गोद भी भर देना। फिर दीदी को चौकी पर बिठाकर उन्होंने मृणाल से सारी रस्में करवाईं। खील बतासे आंचल में समेटकर दीदी ने पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया, फिर पापा के पैर छुए, फिर जिया के गले लग गई और दोनों खूब रोईं। बड़ी मुश्किल से दीदी को चुप कराया जा सका। यह काम भी जिया ने ही किया। 10 हिदायतें देकर उन्होंने दीदी को विदा किया। पापा, वीरू, मृणाल गेट तक छोड़ने गए। जिया ओट में खड़ी सजल नेत्रों से देखती रही। जाते समय विशाखा बार बार जताकर गई थी, पापा आप जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवाइए, पूरे 6 महीने रहना है। अब वीरू की शादी हो गई है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको मेरे घर आना ही पड़ेगा। अगले 4 साल तक न विशाखा ही आ पाई, न पापा का जाना ही हो सका। पापा जाने का मन नहीं बना पाए क्योंकि बहू का पाँव भारी था। कुणाल के जन्म के बाद तो पोते के मोह में वे ऐसे बंध गए कि बेटी से किया हुआ वादा भी भूल गए। भोपाल उन्हें कभी अच्छा नहीं लगा था, पर कुणाल के लिए बार बार चक्कर लगते रहे। वीरेश उनके पासपोर्ट का इंतज़ाम कर ही रहा था कि एक दिन उन्होंने दूसरा टिकट कटा लिया।
अच्छा हुआ वे भोपाल आए हुए थे, इसलिए उन्हें तुरंत 10 डॉक्टरों की सेवा मिल गई। वीरू ने उन्हें सबसे अच्छे नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया था। डॉक्टरों की पूरी टीम उन्हें बचाने का जी तोड़ प्रयास कर रही थी, पर सब व्यर्थ हो गया। जी तोड़ प्रयास किया पर सब व्यर्थ हो गया। बस यही संतोष हुआ था कि जो कुछ किया जा सकता था किया। यही अटैक अगर गांव में आता तो क्या होता। पापा के अंतिम क्षणों की छटपटाहट वीरू को आज भी याद है। नर्स डॉक्टर सब समझ रहे थे कि चला चली की बेला है, पर अपनी ओर से औपचारिकता निभाए जा रहे थे। समझने को तो वीरू भी समझ रहा था, पर यही चाह रहा था कि जो कुछ होना है शांति से हो जाए। पर पापा की बेचैनी देखी नहीं जा रही थी। वो उनकी पलंग पर बैठ गया, अपने दोनों हाथों में उनके हाथ लेकर सहलाते हुए उसने कहा, पापा आप दीदी के लिए व्याकुल हो रहे हैं ना? मैंने फ़ोन कर दिया है, वह पहुंचती ही होंगी। उनकी भाव शून्य आँखें घूरती रहीं। पापा आप इत्मीनान रखिए, मेरा घर दीदी के लिए हमेशा खुला रहेगा। उसे वहाँ भी वही आदर मान और प्यार मिलेगा। जमीन जायदाद को लेकर भी हम दोनों के बीच कोई विवाद नहीं होगा। वह चाहे जितना चाहे खुशी से दे दूँगा। पापा सुनी सुनी आँखों से उसे देखते रहे। अचानक वीरू के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने पापा के कान के पास रुककर फुसफुसा कर कहा, पापा अब जिया की चिंता मत कीजिए, मैं आजीवन उनकी देखभाल करता रहूँगा, वचन देता हूँ। पहली बार पापा की आँखों में कोई भाव उभरा। उनके होंठ फड़फड़ाए। उन्होंने वीरू के दोनों हाथों को उठाकर चूम लिया और आंखें मूंद ली। वैधानिक दृष्टि से तो पापा की मृत्यु उससे आधे घंटे बाद हुई, क्योंकि तब तक सांस चल ही रही थी। पर वीरू जानता है, मन से असत्य का बोझ उठते ही पापा चिर निद्रा में चले गए। बाकी सारे संस्कार तो खैर गांव में ही होने थे। 13 दिन तक वीरू को दम मारने की फुर्सत नहीं थी। दीदी के आते ही उनके गले लगकर फूट फूट कर रोया था। उसके बाद तो रोने का भी अवकाश ना रहा। सारे कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त होने के बाद भी वह चैन की सांस ले सका। अब भोपाल वापस लौटना था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ का तामझाम कैसे समेटे, क्या व्यवस्था करें। नौकरों की एक पलटन थी, आधा दर्जन गायें थी, 2 कुत्ते थे, एक घोड़ा था, एक शेवरलेट कार थी। एक अकेले इंसान के जाते ही सारी चीज़ें एकदम बेमानी हो गई थी। उसे सबसे ज़्यादा चिंता थी जिया की। पापा को दिया वचन याद आ रहा था। आखिर उसने हिम्मत करके पूछ लिया, मृणाल जिया को साथ ले चलें? जिया को? क्यों? यहाँ रहकर क्या करेंगी? वहाँ रहेंगी तो कुणाल से उनका जी बहला रहेगा। तुम भी निश्चिंत होकर क्लब में पार्टी में जा सकोगे। सो तो ठीक है, पर रखेंगे कहाँ? सर्वेंट क्वार्टर तो चौकीदार को दिया हुआ है। खाली करवाएंगे तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। उसकी बीवी मेरा पूरा काम करती है। तुम जिया को सर्वेंट क्वार्टर में रखोगी? यहाँ पर तो आउट हाउस में रहती है। वह आउट हाउस नहीं है, भरा पूरा घर है। वहाँ उनका पूरा परिवार रहता था, तो परिवार के साथ ही रहे ना। मैंने कहा कि पूरा परिवार रहता था। वीरेश ने था शब्द पर जोर देते हुए कहा, अब तो पूरा परिवार बिखर गया है। भाई भाभी बहुत पहले ही चल बसे थे। एक भतीजा कुवैत में है, एक दक्षिण भारत में कहीं पर है। माँ बाप के जाने के बाद दोनों ने पलटकर इधर का रुख नहीं किया। एक बहन है जो खुद अपनी बेटी के यहाँ पड़ी हुई है। जिया वहाँ तो कभी नहीं जाएंगी। तो ओल्ड होम में रखवा दो ना। ओल्ड होम मतलब वृद्धाश्रम में? क्यों, क्या हर्ज है? सुना है वहाँ गरीब बेसहारा बुजुर्गों की अच्छी देखभाल होती है। वीरेश ने कहना चाहा,
कि जिया न तो गरीब है और न बेसहारा, पर उसने चुप रहना ही श्रेयस्कर समझा। वह प्रसंग वहीं समाप्त हो गया। हमेशा की तरह मुंशी जी गांव से आए हुए थे। अपने साथ घर का आम, साग, सब्जी, घी आदि लेकर आए हुए थे। जाते समय वीरेश ने पूरे अमले का खर्च उन्हें सौंप दिया था। मृणाल हमेशा की तरह यह देखकर कसमसा रही थी। मुंशी जी के जाते ही उसने कहा, सुनो, हम कोई राजा महाराजा नहीं हैं जो बिना बात के इतना बड़ा अमला पालते रहें। आपको नहीं लगता यह खर्च फालतू है? फालतू क्यों है? इतना बड़ा मकान क्या लावारिस छोड़ा जा सकता है? चौकीदार न रखें तो लोग घर के खिड़कियां दरवाजे उखाड़ कर ले जाएंगे। चोर उचक्के घर के बर्तनों पर हाथ साफ कर देंगे। माली न रखें तो लोग बगीचा नोच खाएंगे। चरवाहा न रखें तो गाय भूखी मर जाएंगी। और इन सब की देखभाल मेरे वश की नहीं है, इसलिए मुंशी जी को भी नहीं हटाया जा सकता। इसीलिए तो कहती हूँ, कोई परमानेंट व्यवस्था करो ना, ताकि यह हर महीने का झंझट ही समाप्त हो जाए। क्या व्यवस्था करूँ? जानवर बेच सकता हूँ, गाड़ी ठिकाने लगा सकता हूँ, पर मकान का क्या करूँ? उस छोटे से कस्बे में इतनी बड़ी हवेली के लिए किराएदार कहाँ से लाऊं? तो बेच दो। वीरेश ने मृणाल की ओर ऐसी नज़रों से देखा कि पल भर को वो सहम गई। फिर भी साहस बटोर कर अपनी बात पर जोर देते हुए उसने कहा, देखो, वी मस्ट बी प्रैक्टिकल। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वहाँ पड़े पड़े बेकार हो रही है। इससे अच्छा है बेच दो, यही ना। क्या तुम पापा के बरसी तक भी इंतज़ार नहीं कर सकती? ओहो, मैं कोई आज ही बाजार में खड़े होने के लिए कह रही हूँ क्या? क्या इस दिशा में सोचना शुरू नहीं कर सकते? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का खरीदार कोई एक दिन में नहीं मिलेगा, कई महीने लग सकते हैं। पापा जी की तो 2-3 बरसी निकल जाएगी। डैडी कह रहे थे कम से कम 2-3 करोड़ तो मिलना चाहिए। तो इतनी बड़ी रकम देने वाली पार्टी भी तो ढूंढनी पड़ेगी। वीरेश समझ गया ये आग किसकी लगाई हुई है। उसे तो गुस्सा बहुत आया, पर जब्त करके बोला, आधा दीदी को देना पड़ेगा, याद रखना। तो दे देंगे, और उन सब लोगों को कंपनसेशन देना पड़ेगा जिन्हें हम नौकरी से या घर से निकालेंगे। जिया को छोड़ दो, पर बाकी लोग तो अपना हक मांगेंगे ही। तो दे देंगे भाई, फिर भी तो हमारे लिए 70-80 लाख तो बच ही जाएंगे। इतने रुपयों में तो हम यहाँ एक आलीशान बंगला बनवा सकते हैं। और सुनो, बंगले के कंपाउंड में हम तुम्हारे जिया के लिए एक वेल फर्निश्ड आउट हाउस भी बना सकते हैं। खुश? वीरेश कुछ नहीं बोला। आउट हाउस यानी कि घर के बाहर तो जिया जिंदगी भर रहती आई हैं। उसका अरमान तो उन्हें ससम्मान घर के अंदर लाने का था। पर मृणाल का रुख देखकर समझ गया कि यह संभव नहीं है और कभी संभव नहीं होगा। मृणाल ने उसकी उदासी को लक्ष्य नहीं किया। वह तो भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यस्त थी। उन योजनाओं पर अपने असहाय स्वीकृति का मोहर लगाने के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा न था। हवेली का सौदा अंततः हो ही गया और ठीक ठाक हुआ था। जयपुर की एक बड़ी पार्टी ने सौदा किया था, जो शायद वहाँ हेरिटेज होटल किस्म की कोई चीज़ बनाना चाहती थी। कालांतर में एक मंजिल और चढ़ाने का उन लोगों का इरादा था। आम का बगीचा नगर सेठ ने खरीद लिया था और पुराने माली को भी रख लिया था। दीदी ने सभी कामों के लिए अपनी अग्रिम स्वीकृति पहले से दे दी थी, इसलिए झगड़े झंझट की संभावना ही नहीं थी। बंगले से लगे 4 आउट हाउसेस थे। पुराने मुंशी जी के घर में जिया रहती थी। एक में मुंशी जी का परिवार था, एक में पापा के पुराने ड्राइवर स्वर्गीय सलीम मलिक का परिवार था, एक में महाजन रहते थे जिनका बेटा पापा का ड्राइवर था। नए मालिकों को अपने स्टाफ के लिए
इन क्वार्टर्स की ज़रूरत थी तो खाली कराना ज़रूरी हो गया था। पापा की मृत्यु के बाद से ही एक नामी वकील के यहाँ मुंशी जी काम करने लग गए थे, तो मुआवजे के 2 लाख लेकर वो खुशी खुशी चले गए। यही हाल सलीम अली और महाराजिन के परिवार का भी था। इतनी बड़ी रकम उन्होंने जीवन में पहली बार देखी थी। वीरेश ने नाम मात्र दाम लेकर पुरानी गाड़ी महाराजिन के बेटे को दे दी, जिसे वह शादी में किराए से चलाकर कमाई कर सकता था। पुराने अमले में जिसने इच्छा जाहिर की, गाय उन्हें दे दी गई। दोनों गार्ड नए मालिक की सेवा में लग गए। कोठी सामान से भरा हुआ था। सारा कीमती सामान मृणाल अपने साथ ले गई। कुछ एंटीक फर्नीचर उसने अपने भावी बंगले के लिए रखवा लिया। बाकी का सामान कुछ बट गया, कुछ बिक गया और कुछ नए मालिकों ने रखवा लिया। एक भरी पूरी गृहस्थी देखते देखते तितर बितर हो गई और वीरेश असहाय नज़रों से देखता रह गया। बस अब एक ही समस्या रह गई जो सबसे कठिन थी। एक ही सवाल था जो उसके दिल और दिमाग पर हावी था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। महज 2 लाख रुपए देकर वह उनसे मुक्त नहीं हो सकता था, होना भी नहीं चाहता था। अपनी ओर से तो वो उनके लिए खूब अच्छा प्रबंध कर चुका था, पर उनसे पूछना भी ज़रूरी था। वे कोई सामान की गठरी तो थी नहीं कि जहाँ मर्जी आई उठा कर रख दी। मृणाल के सामने वह इस प्रश्न को उठाना नहीं चाहता था। जब वह अपने मतलब का सारा सामान लेकर भोपाल लौट गई, उसके बाद ही उसने इत्मीनान से बात करने की ठानी। उस दिन रात को खाने के बाद वीरू ने जिया को अपने कमरे में बुला लिया। उसकी छोटी सी पढ़ने वाली मेज़ अब भी कमरे में थी। अपने सामने वाली कुर्सी पर जिया को बिठाकर पूछा, जिया, क्या तुम यहीं रहना चाहोगी? अगर चाहती हो तो बोलो, मैं जयपुर वालों से बात करके तुम्हारा घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। यहाँ इन अजनबियों के पास उजाड़ में रहकर क्या करूँगी? तो क्या विवेक विकास के पास जाना चाहोगी? अपने माँ बाप के मरने के बाद उन्होंने कभी मेरी खोज खबर ली है? कभी एक पोस्ट कार्ड तक नहीं डाला है। अब एकाएक उनके दरवाजे जाना न उन्हें अच्छा लगेगा न मुझे। तो दीदी से बात करूं? ना बाबा, हारी बीमारी में उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर जाऊंगी, पर हमेशा के लिए उसके घर में पड़ी रहूंगी यह संभव नहीं है। ये सारे उत्तर वीरेश को अपेक्षित ही थे, इसलिए उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो तो अपनी बात कहने के लिए एक भूमिका बना रहा था। अब उसने अपनी बात प्रारंभ की। जिया, मैं तुम्हारा मन जानना चाहता था। वैसे जिया, मैंने बहुत अच्छे हॉस्टल में तुम्हारी व्यवस्था कर दी है। अब इस उम्र में हॉस्टल में रहूँगी मैं? वह हॉस्टल उम्रदराज लोगों की ही है, तो सीधे सीधे वृद्धाश्रम कहो ना। नहीं, वह वृद्धाश्रम नहीं है, हॉस्टल है, या यूँ कहो कि 3 स्टार होटल है। वहाँ सब संपन्न घरों के लोग रहते हैं। किसी के बच्चे विदेश में हैं, किसी के बच्चे हैं ही नहीं। बड़े बड़े बंगलों में रहना आजकल खतरनाक हो गया है, इसलिए यहाँ आ गए हैं। कुछ लोग जोड़े से हैं, कुछ लोगों का जोड़ा बिछुड़ गया है। अपना अकेलापन काटने के लिए यहाँ आ गए हैं। कुछ लोग इसलिए आ गए हैं कि बेटे बहू उन्हें रखना नहीं चाहते। वीरेश कुछ देर रुककर जिया की प्रतिक्रिया सुनना चाहता था, पर उधर से कुछ जवाब न मिलने पर उसने आगे कहा, सब कुछ अपनी आँखों से देख आया हूँ। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बढ़िया हवादार कमरे हैं, अटैच टॉयलेट्स है, हर कमरे में एसी, टीवी, टेलीफोन है और छोटा सा ऑफिस है। इंटरकॉम पर फ़ोन करके कमरे में चाय नाश्ता मंगा सकती हो। खाना सबके साथ न खाना चाहो तो कमरे में मंगवा सकती हो।
घूमना चाहो तो छोटा सा बगीचा है, लॉन है, रोज़ डॉक्टर आता है। दिन में और रात में अलग अलग सिस्टर्स ड्यूटी पर रहती हैं। चौबीसों घंटे एक एम्बुलेंस कंपाउंड में खड़ा रहता है ताकि इमरजेंसी में परेशानी ना हो। इतना सब कुछ है तो खर्च भी बहुत आता होगा। खर्च की चिंता तुम क्यों करती हो? वह मेरा जिम्मा है। इसके अलावा बैंक में मैं तुम्हारा खाता भी खोल दूंगा। पास में ही स्टेट बैंक की शाखा है। जब चाहो जितना चाहो निकाल लिया करना। मुझे बस इतना बताओ कि वहाँ रह लोगी? क्यों नहीं, जब इतने लोग रहते हैं तो मैं भी रह लूँगी। मगर अब अगर मगर छोड़ो और जल्दी से यह फॉर्म भर दो। मैं खुद ही भर देता, पर इसमें दुनिया भर की बातें पूछी हैं। तुम्हारी जन्म तिथि, ब्लड ग्रुप, अगर एलर्जी कोई हो तो, कोई क्रॉनिक बीमारी, चश्मे का नंबर और फिर जाने क्या क्या, यह सब भरना पड़ेगा। और क्या, जब वो लोग पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो पूरी केस हिस्ट्री रिकॉर्ड में होनी चाहिए ना। जिया ने फॉर्म हाथ में लिया और पढ़ने लगी। उसका नाम सुमित्रा देवी ठीक ही लिखा था, पर पति के नाम का कॉलम पढ़ते ही चौंक पड़ी। ये किसका नाम लिख दिया है वीरू तुमने? पता नहीं था तो मुझसे पूछ तो सकता था। जिया, जिस आदमी की शक्ल तुम्हें याद नहीं है उसका नाम मुझे कैसे पता होगा? तो इसका मतलब तुम्हारी जो मर्जी आएगा वही लिख देगा। मैंने कोई गलत तो नहीं लिखा है जिया? वीरू ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। क्या तुम उनकी पत्नी नहीं थी? जिया का चेहरा एकदम स्याह पड़ गया। दोनों हथेलियों में अपना मुंह छुपा लिया। उनका बस चलता तो वह उठकर चल देती, पर किसी ने जैसे उनकी सारी शक्ति ही निचोड़ ली थी। जिया, ब्रिजेश ने अत्यंत स्नेहिल स्वर में आवाज़ दी। तुम मुझे हमेशा बच्चा ही समझती रही, पर तुम शायद नहीं जानती, जिन बच्चों की माँ नहीं होती वे समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। यह मत समझना कि मैं तुम्हें कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ या तुमसे नफ़रत करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, वक्त का या उम्र का तकाजा रहा होगा। उसके लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता, न ही तुमसे नाराज़ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नाराज़ तो मैं अपने पिताश्री से हूँ। वे चाहते तो इस रिश्ते को एक नाम, एक प्रतिष्ठा दे सकते थे, पर शायद उनमें यह साहस नहीं था, इसलिए मैं उनकी गलती सुधारने जा रहा हूँ। वीरू, जिया ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आवाज़ लग रही थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। यह सच है बेटा, तुम्हारे पिता में वह साहस नहीं था, पर यह कायरता नहीं थी, मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? वीरेश की आवाज़ में आक्रोश था। वह जमाना और थे बेटे, और गांव के घर के दस्तूर अलग होते हैं, उन्हें मानना पड़ता है। उनका अपना एक परिवार था जिसकी परंपराएं थी, समाज था जिसके नीति नियम थे, व्यवसाय था जिसकी पद प्रतिष्ठा थी। एक अकेला आदमी इतने सारे मोर्चों पर कैसे लड़ता बेटा? सब कहने की बातें हैं, अगर इंसान मन में ठान ले तो सब कुछ कर सकता है, बस इच्छा होना चाहिए। अच्छा, उनकी बात जाने दो। वे जैसे भी थे अब अपने बीच नहीं हैं। तुम अपनी कहो। तुम तो नए ज़माने के हो, शहर में रहते हो, किसी नियम कानून को मानते नहीं। फिर तुम इतने मजबूर कैसे हो गए? मैं समझा नहीं। तुमने अपने बचपन में मुझे एक सपना दिखाया था कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे। तुम्हारा एक बड़ा सा बंगला होगा, बंगले में मेरा भी एक कमरा होगा, कमरे से लगी बालकनी में एक झूला पड़ा होगा। उस झूले पर बैठकर मैं तुम्हारे बच्चों को कहानियाँ सुनाऊंगी, उनके लिए स्वेटर बुनूंगी। अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, तुम्हारे पास
बड़ा सा बंगला भी है, घर में बाल गोपाल भी है, पर मेरा सपना तो अधूरा ही रह गया ना। अभी तुमने मेरे लिए इतने ठिकाने गिनाए, पर एक बार भी नहीं पूछा, क्या जिया मेरे घर में रह सकोगी? जैसी भी रही हो, पर ये तुम्हारी मजबूरी थी ना। अब मुंह छुपाने की बारी वीरेश की थी। उसने मेज पर सिर रख दिया और कोहनियों से सिर ढक लिया। उसे लगा अब जिया को कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकेगा। बहुत देर बाद उसे अपने सिर पर वही चिर परिचित आश्वस्त करने वाला स्पर्श महसूस हुआ। उसके बालों को सहलाते हुए हल्के हाथों से उसने कहा, वीरू बेटे, मैंने वैसे ही एक बात कह दी थी, उसे दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं। देखो, मुझसे जैसा बना मैंने तुम्हारा बचपन संवारा था। अब तुम मेरा बुढ़ापा सुधार रहे हो, हिसाब बराबर हो गया। गिले शिकवे की तो कोई बात ही नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ, जो भी करो गरिमापूर्ण ढंग से करो। उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर मुझे सुख, शांति और सम्मान से जीने दो। यह परिचय लेकर तो मैं कभी भी सिर उठाकर नहीं जी सकूंगी। क्या यह तुम्हें अच्छा लगेगा? बात करते करते अचानक वे रुक गईं। वीरेश के बालों को सहलाती उनकी उंगलियां भी थम गईं। अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए उन्होंने कहा, सच बताना मुन्ना, कहीं उन संभ्रांत लोगों के बीच मेरा असली परिचय देते हुए तुम्हें संकोच हो रहा है? अगर ऐसा है तो मेरे लिए किसी तरह की दुविधा मत पालो। मुझे किसी ऐसे आश्रम में रख लो जहाँ तुम्हारी आया कहलाने में न मुझे संकोच होगा, न तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। कैसी बात कर रही हो जिया? वीरेश एकदम आवेश में आकर उठकर खड़ा हो गया। कसम ले लो, आज तक मैंने तुम्हें कभी आया समझा हो? उसका स्वर तरल हो आया। अपनी जन्मदायिनी माँ को तो मैंने बस तस्वीर में देखा है, उनकी कोई याद मेरे मन में नहीं है। पर सच कहता हूँ, बाहर रहते हुए जब भी मुझे घर की याद आई है, माँ के रूप में तुम्हारी छवि मन में उभरी है। मुझे तो दुख है इस बात का कि इस रिश्ते को कोई वैधानिक दर्जा न मिल सका, नहीं तो मैं वृद्धाश्रमों की खाक क्यों छानता, तुम्हें साधिकार ससम्मान अपने घर ले जाता। यह तुम्हारा वहम है बेटे, इसको मन से निकाल दो। वैधानिकता रिश्तों की गारंटी नहीं देती, नहीं तो तुम्हारे उस 5 सितारा वृद्धाश्रम में इतने लोग आकर क्यों बसते। अवाक रह गया वीरेश, समझ गया जिया ने उसे आर पार देख लिया है। वह शब्दों की जुगाड़ कर ही रहा था कि जिया ने कहा, खैर उन लोगों की बात रहने दो, उन लोगों की बात रहने देते हैं, उनका अपना जीवन है, जैसा चाहिए जिए। तुम अपनी कहो, क्या मेरे वहाँ रहने से तुम्हें खुशी होगी, तसल्ली मिलेगी? तो यही सही। मैं नहीं चाहती कि मुझे लेकर तुम्हारे मन में कोई अपराध बोध रहे। बस यह फार्म ज़रूर दूसरा ले आना। कहते हुए जिया ने मेज़ पर रखा फार्म उठा लिया। उसने उसे इतनी बेदर्दी से अपनी मुट्ठी में भींच लिया था कि साफ जाहिर था कि अपने कमरे में जाकर वे उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगी। जला भी दे तो कोई आश्चर्य नहीं, पर वीरू के सामने इतनी सी आक्रामकता भी उन्हें मंजूर नहीं है। उस क्षणांश में जिया वीरेश के लिए माँ से भी बढ़कर हो गई थी। माँ कभी इतनी निरपेक्ष नहीं होती, कभी न कभी अपने दूध का कर्ज मांग ही लेती है। अभी आप मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी अनिकेत सुन रहे थे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।